अब पढ़ते हैं हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में अपन ने डेरिवेशन किया, उसका सूत्र प्राप्त किया। अब निरक्षीय रेखा की बात करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2012 के बाद ये 2 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। एक बार ये विषुवत रेखा नाम से ही आया था पेपर में, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़ हो गए थे क्योंकि निरक्षीय रेखा ज़्यादा जाना पहचाना नाम है। विषुवत रेखा कोई पहचानता नहीं है, कोई नाम जानता नहीं है, तो विषुवत रेखा नाम भी है इसका, निरक्षीय रेखा भी है। और विद्युत द्विध्रुव की बात हम कर चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि आवेशों का एक जोड़ा जिसमें एक आवेश तो है -q और एक आवेश है +q। दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं, ये भी q है तो वो भी q है, और चिन्ह में विपरीत है, माइनस और प्लस। और दोनों के बीच की जो दूरी होती है 2a मानते हैं हम। इसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि 2a लेने के पीछे कारण क्या है। और ये जो दूरी होती है बहुत अल्प होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा कम होती है। ये इसका सेंटर से आधी दूरी हो गई a और ये आधी दूरी हो गई a। निरक्षीय रेखा बोलते हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पे लंबवर्धक रेखा। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये इसका मध्य बिंदु, इस पे ये जो लंबवर्धक रेखा होगी ये, इसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा या विषुवत रेखा। तो अक्षीय रेखा की बात जब हमने की थी तो अक्षीय रेखा होती है ये वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा होती है। और दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पे लंबवर्धक रेखा जो ये है निरक्षीय रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। इस पे कोई बिंदु ले लिया मैंने, ये यहाँ पे कहीं पे भी एक बिंदु लेना है पूरी निरक्षीय रेखा पे, तो मैंने यहाँ एक बिंदु ले लिया और यहाँ हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और यहाँ विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होगा, तो आपस वही बात है कि ये भी आवेश है ये भी आवेश है, दोनों परिमाण में बराबर है, दोनों ही स्रोत आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र तो ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र भी होगा यहाँ पर और इसका विद्युत क्षेत्र भी होगा यहाँ पर। धन आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है बाहर की तरफ और ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है अंदर की तरफ। तो इस आवेश की वजह से, इस +q की वजह से इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो पहले तो मैं इसको मिला देता हूँ क्योंकि मुझे इस दूरी की जरूरत पड़ेगी अभी डेरिवेशन में। तो इसको मैंने मिला दिया ये। अब मिलाने के बाद इस धन आवेश का विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर होगा बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ मतलब ऐसा दूर जाता हुआ, तो ये मैंने बाहर की तरफ बना दिया। ठीक है, आपको इसी लाइन को ऐसा का ऐसे ही आगे बढ़ाना है। ये तो ये धन आवेश का विद्युत क्षेत्र बना दिया मैंने ऐसा बाहर की तरफ, मतलब उससे दूर जाता हुआ। तो इसको नाम दे दिया मैंने E + Q। और इसकी भी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो मैंने इसको यहाँ मिला दिया। और इस ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर, तो ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है अंदर की तरफ मतलब इसी की तरफ, तो इसी की तरफ आता हुआ ऐसा विद्युत क्षेत्र ये, तो ये हो गया E - Q। तो विद्युत क्षेत्र की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि धन आवेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है। धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ मतलब उससे दूर जाता हुआ होगा। ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अंदर की तरफ होगा मतलब उसकी तरफ आता हुआ होगा। और देखिए, अगर आप एक लाइन पर उसके सेंटर से ऐसे लाइन खींच के और एक त्रिभुज बनाते हैं, तो ये जो त्रिभुज बनता है ये समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। अगर सेंटर पे लाइन खींच के बनाया, जैसे मैंने ये इस पूरा लाइन का जो सेंटर था उस पर एक लाइन खींची और फिर इसको एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया यहाँ पर, तो ये जो दोनों भुजाएं होगी ये दोनों भुजाएं बराबर निकलेगी। तो दोनों भुजाएं बराबर होने का मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं के साथ साथ दो कोण भी बराबर होते हैं। और दो कोण कौन से, दोनों भुजाएं जो बराबर है उनके आमने सामने की। जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये कोण भी बराबर होगा। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ यहाँ पर, जिसमें ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। प्रेक्षण बिंदु की दूरी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो दूरी नापेंगे हम वो सेंटर से नापेंगे। ये जो सेंटर था इससे नापेंगे। इसको नाम दे देता हूँ मैं, इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया मैंने B, इसको नाम दे देता हूँ मैं O। और इसके सेंटर से, ये सेंटर इसका दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, इस सेंटर से दूरी नापेंगे प्रेक्षण बिंदु तक की। अक्षीय रेखा में भी यही किया था हमने, दूरी यहीं से नापी थी और प्रेक्षण बिंदु तक की नापी थी। अभी भी हम वही कर रहे हैं, सेंटर से प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी नाप रहे हैं। तो इस दूरी को मैं बोल देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसको नाम दे दिया मैंने R। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी मैंने आपको बताई थी, वो होती है माइनस से प्लस। तो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, तो माइनस से प्लस मतलब इधर की तरफ। तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा आएगी वो इस साइड में आएगी और P से दर्शाते हैं, उसकी दिशा को P कैप से दर्शाएंगे हम। यहाँ पर मैं एक क्षैतिज लाइन बना देता हूँ, और अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि जेड आकृति बन रही है ये, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे थीटा। और इस कोण के थीटा होने से ये वाला कोण भी थीटा होगा,
इसमें हमने गणित से एक सिद्धांत काम में लिया कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब कट करती है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। सेम एक सरल रेखा ये रही, एक सरल रेखा ये रही, दोनों समांतर भी है, इसको ये वाली लाइन काट रही है, तो ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, तो ये दोनों कोण भी थीटा आ गए। अब उसके बाद हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना। हमें विद्युत क्षेत्र कहाँ पे निकालना है, तो हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है इस बिंदु पे C पे, और यहाँ दो विद्युत क्षेत्र के मान है, एक तो E प्लस क्यू और एक E माइनस क्यू। तो यहाँ का जो ये एरिया है इसको मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ, ये मैंने बना दिया यहाँ पर, ये C बिंदु को ये यहाँ बना दिया, और इस पर एक विद्युत क्षेत्र है इधर की तरफ और एक विद्युत क्षेत्र है इधर की तरफ। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र के दो मान हैं, ये कोण भी थीटा है और ये कोण भी थीटा है। अब ये दो सदिश राशियाँ हो गई, ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। अब इन दो सदिशों का आपको परिणामी निकालना, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं सदिशों का परिणामी निकालने के लिए ये सूत्र काम में ले लूँ, पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि मैं घटक विधि से इसके परिणामी को निकालूँ। तो दोनों तरीके संभव हैं। इस तरीके से हम नहीं कर रहे डेरिवेशन, हम घटक वाली विधि से करेंगे क्योंकि घटक हमने 11th में अच्छे से पढ़ भी रखे हैं। तो इसके में अगर घटक करो, अब घटक कब होते थे, जब कोई भी सदिश क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं होता था। तो ना तो इस दिशा में है, ना इस दिशा में है, ना इस दिशा में, ना इस दिशा में, तो इसके और इसके दोनों के घटक हो जाएंगे। इसका एक घटक अगर मैं करूँ तो इसका एक घटक तो यहाँ आएगा जिसका मान होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका एक घटक का मान यहाँ आएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। ऐसे इसके दो घटक करूँगा तो एक घटक तो इसका यही आएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसका एक घटक यहाँ आएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। तो ये दो सदिशों से मुझे चार घटक मिल गए, 1 2 3 और 4। इन चार में से ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, और अगर विपरीत दिशा में और अगर ये बराबर हुए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इसको एक उदाहरण से अगर हम समझे तो जैसे एक कण है, इस पर 5 न्यूटन का बल ऊपर लग रहा है और 5 न्यूटन का बल ही नीचे लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पर परिणामी बल कितना, तो आपका आंसर होगा कि 0 होगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे है। पर दोनों बराबर होंगे तभी निरस्त होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों में साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा है, लेकिन यहाँ E प्लस क्यू लिखा हुआ है और यहाँ E माइनस क्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ E प्लस क्यू है और यहाँ E माइनस क्यू है। तो पहले E प्लस क्यू E माइनस क्यू अगर बराबर आते हैं तो फिर ये दोनों एक दूसरे को निरस्त जरूर करेंगे, फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र हम निकाल लेंगे। तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू की बात करते हैं। E प्लस क्यू का मतलब था इस धन आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको मैं यहाँ लिखता हूँ कि प्लस क्यू आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र कौन सा काम में लें, तो सूत्र दो सूत्र थे हमारे पास, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू जीरो और E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसके अंदर Q स्रोत आवेश है, इसके अंदर स्मॉल q जीरो परीक्षण आवेश है। तो यहाँ जो हमारे पास दो आवेश है प्लस Q माइनस Q, ये दोनों ही स्रोत आवेश है। मैंने आपको कई बार इसमें भी ये बोला है कि आप कैपिटल Q स्मॉल q से ध्यान ना रखें कि कौन स्रोत है कौन परीक्षण है, आप ये देखिए कि कौन विद्युत क्षेत्र बना रहा है। तो यहाँ इस C बिंदु पर मैंने इसका भी विद्युत क्षेत्र बनाया, इसका भी विद्युत क्षेत्र बनाया, तो ये दोनों ही स्रोत आवेश है। परीक्षण आवेश तो गति करता है, तो गति तो ये दोनों कर नहीं रहे हैं, दोनों ही स्रोत आवेश है, दोनों विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं। तो हम ये वाला सूत्र ही काम में लेंगे जो हमने अक्षीय रेखा में भी काम में लिया था। तो इसको मैं यहाँ काम में लेता हूँ, E प्लस क्यू के, Q की जगह Q आ जाएगा। अब R होती है डिस्टेंस, दूरी, कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है, तो ये होती है आवेश से लेकर परीक्षण आवेश तक, आवेश से लेकर परीक्षण बिंदु तक की दूरी। तो हमारा आवेश यहाँ पर है, इस आवेश की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो ये परीक्षण बिंदु ये रहा हमारा, तो हमें ये दूरी की आवश्यकता पड़ेगी अब, और ये दूरी हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास ये वाली दूरी है A और ये वाली दूरी है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की R, तो हम ये दूरी आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो ये तो हो गया आधार, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, COB, इस त्रिभुज, या आप वो त्रिभुज भी ले सकते हैं तो उसमें वो भुजा निकल जाएगी। तो ये त्रिभुज के अंदर आपको लंब पता है R है, आपको आधार पता है A है, तो आप कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, CB स्क्वायर या CB इक्वल्स टू ये कर्ण का स्क्वायर या कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कुछ भी लिखें आप, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये लंब का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस आधार A का स्क्वायर, और अगर आप यहाँ स्क्वायर लगा दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, पर हमें तो CB का मान चाहिए, तो CB का मान अंडर रूट में आएगा। तो ये जो दूरी आई हमारे पास, ये आई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। स्टार्टिंग में हमने बात कर ली थी कि एक समद्वि बाहु त्रिभुज, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, तो ये भुजा भी उतनी आएगी, नहीं तो आप त्रिभुज के हिसाब से भी निकाल सकते हो। इस त्रिभुज में वापस ये भुजा A है और ये भुजा वापस R है, तो वो तो आनी तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ही है। तो हमारे पास ये दूरी भी आ गई अब
सी से लेकर बी तक की। तो हमें इस आवेश की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना था, तो दूरी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेनी पड़ेगी, बी से लेकर सी तक की। तो वो दूरी है √r² प्लस a²। सूत्र में स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ स्क्वायर लगेगा, इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा जो E+Q आएगा वो आएगा KQ/r² प्लस a²। अक्षीय रेखा वाले डेरिवेशन में हमने क्या किया था, लास्ट में पी कैप या माइनस पी कैप भी लिखा था, दिशा बताई थी हमने, सदिश रूप में किया था। यहाँ अगर हम दिशा की बात करें तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। कैसे कि हमारा पी कैप है इस दिशा में और E+Q है उस दिशा में, तो ना तो E+Q इसकी दिशा में है ना इसके विपरीत दिशा में, तो ना तो मैं पी कैप लिखने से रहा ना मैं माइनस पी कैप लिखने से रहा, तो मैं ना तो पी कैप लिख पाऊंगा ना माइनस पी कैप लिख पाऊंगा। कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये जो डेरिवेशन है ये सदिश रूप में नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम विद्युत क्षेत्र की दिशा जरूर लिख सकते हैं, तो उसको हम हिंदी में लिख देंगे यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा वो है बी से सी की तरफ। तो सदिश रूप में हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम पी कैप माइनस पी कैप लिख नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि E+Q ना तो पी कैप की दिशा में ना पी कैप की विपरीत दिशा में, ये तो अलग ही कहीं जा रहा है, तो हमने इस तरह से लिख दिया कि विद्युत क्षेत्र बी से सी की तरफ, ये देखिए बी से सी की तरफ। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये E+Q आ गया। अब बात करते हैं हम -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। -Q आवेश के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र वापस मैं वही काम में लूँगा, दर्शाया मैंने E-Q से है KQ। देखो इस बार मैंने यहाँ तीर का चिन्ह नहीं लगाया, सदिश रूप में नहीं किया, इसलिए Q। यहाँ पर वापस वही कन्फ्यूजन कि -Q काम में लेना है या नहीं लेना है। ये -Q तो माइनस वहाँ पर काम में लेना है या नहीं लेना है, तो उसका भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप सदिश राशि के लिए कुछ लिख रहे हो तो आप माइनस काम में नहीं लोगे। और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऋण चिन्ह काम में नहीं लिया। भले हम सदिश रूप में डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं तो भी हमने माइनस चिन्ह काम में नहीं लिया, क्योंकि ये सदिश राशि है। तो सदिश राशि के लिए आप -Q काम में, -Q का जो माइनस है वो काम में नहीं लोगे। अब मैं यहाँ पर ये लिख दिया मैंने। अब दूरी चाहिए मुझे, तो दूरी इस आवेश की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए आपको, A से लेकर C तक की। तो वो दूरी वापस √r² प्लस a² ही है। अब इसके स्क्वायर से फिर अंडर रूट हट जाएगा, सूत्र वही लगाया KQ/r²। तो E-Q का जो मान आएगा वो आएगा KQ/r² प्लस a²। यहाँ हमें देखने पर यह पता चलता है कि मोड E+Q बराबर है मोड E-Q के, मतलब परिमाण में दोनों बराबर हैं। KQ/r² प्लस a², KQ/r² प्लस a²। तो E+Q और E-Q दोनों बराबर निकल गए। अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं हम, जैसे हमने बोला था कि हमने 2 सदिशों के घटक किए, हमें 4 घटक मिले। 4 घटक में से ये वाला घटक और ये वाला घटक, ये तो बिल्कुल बराबर निकल गए, क्योंकि दोनों में साइन थीटा है और एक में E+Q था, एक में E-Q था। अब अगर आप E+Q और E-Q के मान को देखेंगे तो वो हमें पता चल गया कि दोनों मान बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर हैं और विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो हमारा परिणामी कैसे निकलेगा कि 2 सदिशों के हमने 4 घटक किए थे, 4 में से 2 तो निरस्त हो गए, ये दोनों तो निरस्त हो गए। अब बचे ये दोनों, और ये दोनों एक ही दिशा में है, तो अब परिणामी निकालने के लिए मैं इनको जोड़ूं या घटाऊं, तो आपका आंसर होगा कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने 11 में कई सारे ऐसे उदाहरण देखे, जैसे इस कण पर एक बल लग रहा है 5 न्यूटन का इधर की तरफ और एक और बल इसी दिशा में लग रहा है 2 न्यूटन का। मैं आपसे परिणामी पूछूं कितना, तो आप बताओगे 7 न्यूटन, क्योंकि आपको दिख गया कि दोनों एक ही दिशा में हैं, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और हमें यहाँ ये दोनों घटक एक ही दिशा में नजर आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो हमारा निकलेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हमें कैसे मिलेगी, इन दोनों सदिशों इन दोनों घटक को जोड़ने से, E+Q cos थीटा प्लस E-Q cos थीटा। तो यहाँ हम परिणामी इस तरह से निकाल रहे हैं घटक विधि से। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=E+Q cos थीटा E-Q cos थीटा। ये इन दोनों घटकों का हमने योग कर लिया, जो मैंने यहाँ भी लिखा था सेम वही लिखा मैंने। cos थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, E+Q यहाँ से बचेगा, E-Q यहाँ से बचेगा और ये cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया। E+Q E-Q के मान रख देता हूँ, दोनों मान बराबर ही हैं, तो KQ/r² प्लस a² प्लस KQ/r² प्लस a² और पीछे cos थीटा हमारा चल रहा है। ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं तो जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के ये हो जाएगा 2KQ/r² प्लस a²
कोस थीटा। अब मैं यहाँ कोस थीटा का मान रखूँगा। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो कोई सा भी एक त्रिभुज काम में ले लीजिए आप, ये वाला त्रिभुज मैंने काम में ले लिया या ये वाला त्रिभुज मैं काम में ले लूँ, तो इन त्रिभुजों में ये तो हो गया आधार है ए और कर्ण कितना है √r² प्लस a²। तो अब मैं कोस थीटा का मान रखूँगा यहाँ पे, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार तो गया a, कर्ण हो गया √r² प्लस a²। तो a और ये अंडर रूट को मैं 1/2 घात लिखूँगा, तो r² प्लस a² की घात 1/2। अंडर रूट को आप 1/2 घात लिख सकते हो, तो ये कोस थीटा का मान होगा। अभी कोस थीटा का मान मैं यहाँ से यहाँ रख देता हूँ, तो E = हो जाएगा 2kq/r² प्लस a²। कोस थीटा का मान हो गया a/r² प्लस a² की घात 1/2। देखिए यहाँ पर r² प्लस a² है, यहाँ पे भी सेम वही है। तो आधार समान है और आधार समान है तो गुणा करने पर इनकी घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ इसकी घात कुछ भी नहीं, मतलब एक घात है, तो ये दोनों घातें जुड़ जाएगी आधार समान होने की वजह से। तो अब जो आएगा उसको मैं लिखता हूँ E = 2kqa/r² प्लस a² और ये 1 + 1/2। ये दोनों की घातें मैंने जोड़ दी। 1 + 1/2, 1 + 1/2 3/2 होता है, 3/2। तो मैं यहाँ 3/2 लिख देता हूँ ये, ठीक है। अब इसको लाएंगे हम P के रूप में। P क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण जैसे हम अक्षीय रेखा का जो सूत्र लाए थे वो भी P के रूप में लाए थे, और P का सूत्र था Q × 2a, जिसको आप 2qa भी लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पे 2qa लाना है, जो हमें दिख भी रहा है कि ये रहा 2q और a, तो इसको हम आराम से P बना सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ। k को मैंने अलग कर दिया, 2qa को मैंने एक साथ कर दिया, k को बस आगे किया, 2 को पीछे कर दिया, और यहाँ चल रहा है r² प्लस a² की घात 3/2। अब यहाँ पर मैं 2qa को तो P लिख दूंगा द्विध्रुव आघूर्ण, और जो r है वो a की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो r² की तुलना में जो a² का मान होगा वो 0 होगा। इसकी बात करते हैं r का मान a की तुलना में ज़्यादा क्यों, क्योंकि सेम ये का यही हमने अक्षीय रेखा में भी किया था। अक्षीय रेखा में भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो r का मान है वो a की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, तो जब हमने द्विध्रुव पढ़ा था तब भी मैंने आपको बात बोली थी कि जो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है बहुत ज़्यादा अल्प होती है, 10 की घात -6, -7, -8, -9 इस तरह इतनी कम होती है। तो इस कोटि की ये कम होती है, तो ये दूरी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है, और r जो होती है इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो r बहुत ज़्यादा मान मतलब बहुत बड़ा मान है, और a उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा मान है। तो r बहुत बड़ा मान है a के कंपैरिजन में। अब हमने फिजिक्स में यही पढ़ रखा है कि बड़े मान में छोटा मान ना तो हम जोड़ते हैं ना घटाते हैं, तो उसको हम 0 मान लेते हैं। तो इस बड़े मान में ये छोटा मान मैं जोड़ूंगा ही नहीं और इसको 0 बोल दूंगा। तो ये मान मैंने 0 मान लिया। अब जो बचा उसको लिखता हूँ मैं, तो E बराबर बचा k, इसको आप P लिख सकते हो आराम से P, और इसमें ये मान तो हो गया 0, तो बचा r² और उसकी घात 3/2। इस 2 से 2 कट जाएगा, और हमारा निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाएगा kp/r³। तो ये हमें सूत्र प्राप्त हो गया। ये सूत्र सदिश रूप में है या अदिश रूप में है, तो हमने कहीं पे भी अभी तक दिशा नहीं लिखी और पूरा कहीं पे भी तीर का चिन्ह नहीं लगा रखा, तो इसका मतलब ये अदिश रूप में हमने डेरिवेशन किया, मतलब अदिश रूप में हमने सूत्र प्राप्त किया। अब हम क्या सदिश रूप में इस सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं हम। जैसे हमने क्या किया था कि इसके 2 घटक किए थे, तो एक घटक तो यहाँ आया था, एक घटक यहाँ आया था। इसके 2 घटक किए थे, तो एक घटक यहाँ आया था, एक घटक यहाँ आया था। तो ये दोनों घटक तो निरस्त हो गए थे। हमने परिणामी निकाला था इन दोनों से, और इन दोनों से कैसे निकाला था, इन दोनों को जोड़कर। अब वो परिणामी की दिशा क्या होगी, दोनों सदिश इस दिशा में, तो परिणामी की दिशा क्या होगी, इसको फिर उसी एक उदाहरण से समझते हैं। हम जो बार बार उदाहरण लेते रहते हैं कि जैसे इस कण पर अगर 5 न्यूटन का बल इधर है और 2 न्यूटन का बल इधर है, अगर मैं आपसे पूछूं परिणामी कितना है, तो आप बताओगे 7 न्यूटन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि परिणामी 7 न्यूटन का है किधर की तरफ, कण किधर जाएगा, परिणामी की दिशा का मतलब कि उस परिणामी का प्रभाव किधर की तरफ है। तो 5 का इधर है, 2 का इधर है, तो कण भी इधर ही जाएगा, तो परिणामी भी इधर ही आएगा। सेम एज इट इज बात हम यहाँ करेंगे कि दोनों सदिश एक ही दिशा में है, इस दिशा में, तो परिणामी किस दिशा में आएगा, तो हमारा परिणामी भी इसी दिशा में आएगा। तो ये परिणामी की दिशा बना दी, जिसको मैंने ई बोल रखा है यहाँ पर, ये रहा ये परिणामी अपना। तो परिणामी ई उस दिशा में आया इन दोनों के कारण। ये दोनों तो निरस्त हो गए थे, 2 सदिशों से 4 घटक किए, 4 में से 2 तो निरस्त हो गए और 2 एक ही दिशा में थे, तो हमने जोड़ दिए। तो परिणामी इस दिशा में आएगा। जो पी केप की दिशा में है या पी केप के विपरीत दिशा में है, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो जो परिणामी आया वो पी केप के विपरीत दिशा में। तो आप चाहो तो इस सूत्र को सदिश रूप में लिख सकते हो। तो सदिश रूप में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, दिशा लिखूंगा सदिश रूप में। तो E बराबर KP/r³, और यहाँ मुझे बस पी केप या माइनस पी केप लिखना है। और
मैं पी कैप लिखूंगा या माइनस पी कैप लिखूंगा, ये डिपेंड करता है कि जो परिणामी ई आया है वो पी कैप की दिशा में है या पी कैप के विपरीत दिशा में। तो साफ साफ चित्र में नजर आ रहा है विपरीत दिशा में है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर माइनस पी कैप लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर माइनस पी कैप लिखूंगा। तो यहाँ ये माइनस क्यों लिखा उसका कारण मैंने आपको बताया, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया के पी कैप अपॉन आर क्यूब। पी कैप को आप पी सदिश लिख सकते हो, हमने अक्षीय रेखा में भी यही किया था कि हम पी कैप को पी सदिश लिख सकते हैं। पी कैप को आप पी सदिश लिख सकते हो। ये एकांक सदिश का इकाई सदिश का सूत्र 11 में भी था। तो जो लास्ट सूत्र हमारा आएगा ई निरक्षीय रेखा पर वो आया के पी सदिश अपॉन आर क्यूब। तो ये निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। यहाँ आगे माइनस भी आएगा क्योंकि यहाँ माइनस चल रहा है। तो ये निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारे पास सूत्र आ गया के पी अपॉन आर क्यूब माइनस में। अगर आप सदिश रूप में लिखते हो, अदिश रूप में तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं, सदिश रूप में भी बस माइनस दिशा बता रहा है। माइनस सदिश रूप में केवल दिशा बताने आया है कि जो ई निरक्षीय है वो पी कैप के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन है वो खत्म होता है, जिसका हमने सूत्र प्राप्त कर लिया अदिश रूप में भी और सदिश रूप में भी। अच्छा, यहाँ मुझे सदिश का चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अब दिशा लिख दी थी। यहाँ पे भी मुझे ये सब जगह मुझे सदिश का चिन्ह लगाना पड़ेगा, अब तीर का चिन्ह, क्योंकि मैंने दिशा लिख दी है। तो परिमाण प्लस दिशा तो अब ये सदिश बन गया, तो ये सदिश रूप में हमारा डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या इन दोनों में कोई संबंध है ई अक्षीय में और ई निरक्षीय में। ई अक्षीय का भी हमने सूत्र प्राप्त किया था, वो हमें मिला था ई अक्षीय का सूत्र जो इससे पहले वाले वीडियो में था वो हमें मिला था 2 kp अपॉन आर क्यूब। मैंने अदिश रूप में लिखा, तीर का चिन्ह नहीं लगा रखा है, यहाँ पे भी तीर का चिन्ह नहीं लगा रखा है। ई निरक्षीय भी मैं अदिश रूप में ही लिखूंगा, तीर का चिन्ह नहीं लगाया मैंने, वो अभी मिला हमें kp अपॉन आर क्यूब, ये रहा kp अपॉन आर क्यूब। तो क्या इन दोनों में कोई संबंध है ई अक्षीय में और ई निरक्षीय में? तो साफ साफ देखने में पता चल रहा है ये kp अपॉन आर क्यूब है, ये 2 kp अपॉन आर क्यूब है। तो ई अक्षीय ई निरक्षीय का डबल है। फिर भी हम इसको गणितीय रूप में हल कर लेते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 दे दिया मैंने इसको, और अब मुझे कुछ नहीं, जब भी आपको दो राशियों में संबंध निकालना हो तो आप उन दोनों के सूत्र लिखिए और उनका भाग लगा दीजिए, किसी में भी किसी का भाग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो संबंध होगा वो आ जाएगा। तो ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय, ई अक्षीय का सूत्र है 2 kp अपॉन आर क्यूब, ई निरक्षीय का सूत्र है kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर। तो ये इन दोनों kp अपॉन आर क्यूब से kp अपॉन आर क्यूब कट गया, और ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय वो आया 2। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ। तो ई अक्षीय बराबर ये आ गया 2 इंटू ई निरक्षीय। यहाँ पे कई सारों को ये दिक्कत होती है कि सदिश रूप में क्यों नहीं किया। देखिए, जब भी आपको कोई दो राशियों में संबंध निकालना हो या आप कोई सवाल कर रहे हो तो सदिश रूप का सूत्र काम में नहीं लेना चाहिए, अदिश रूप का सूत्र काम में लेना चाहिए। वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, मतलब ज़्यादा सुविधाजनक होता है, और हमारे आराम से सब न्यूमेरिकल भी हो जाता है और रिलेशन भी निकल जाता है, संबंध भी निकल जाता है। सदिश रूप में क्या होता है, जो माइनस होता है वो माइनस केवल दिशा बताने के लिए आता है और वो माइनस हमें परेशान करता रहता है। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप जब भी कोई सवाल करें या कोई संबंध निकालें तो अदिश रूप में सूत्र लिखें। सदिश रूप में केवल डेरिवेशन करते हैं हम ज़्यादातर, और वो डेरिवेशन भी इसलिए करते हैं सदिश रूप में क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है बस। बाकी हम अदिश रूप में चलेंगे। तो ये मैंने ई अक्षीय तथा ई निरक्षीय में संबंध स्थापित किया यहाँ पर, और ये संबंध आया हमारा ई अक्षीय ई निरक्षीय का डबल होता है। इसके ऊपर आधारित कुछ भी सवाल की बात कर लेते हैं। जैसे आपको अगर ई निरक्षीय दे दिया कि ई निरक्षीय है कहीं पर 5, तो आप ई अक्षीय ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, हमारे पास सूत्र है ई अक्षीय बराबर 2 इंटू ई निरक्षीय। तो ई निरक्षीय में 5 दे रखा, तो यहाँ 5 लिख दूंगा तो ई अक्षीय आ जाएगा 10। सवाल करने की भी जरूरत नहीं, हमें वैसे ही पता है कि ई अक्षीय ई निरक्षीय का डबल है। तो निरक्षीय रेखा पर अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र निरक्षीय रेखा का डबल होता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट बता सकते थे कि अगर यहाँ 5 है निरक्षीय रेखा पे तो अक्षीय रेखा पे 10 होगा, कहीं पे 10 है तो वहाँ 20 होगा। तो इस तरह से हम इसके सवाल कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं।